जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बातें करेंगे बायोलॉजी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र काफ़ी जटिल प्रोसेस होता है। अब बायोलॉजी में काफ़ी कन्फ्यूजनल ये टॉपिक होता है। बहुत लोगों को पाचन तंत्र के बारे में नहीं समझ में आएगा, लेकिन आज जो पढ़ाई होगा पाचन तंत्र के बारे में ये बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा। तो आइए पहले समझते हैं पाचन तंत्र। देखिए, तंत्र मतलब क्या होता है? तंत्र मतलब अंगों का समूह जो एक विशेष काम के लिए बने हो, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, परिवहन तंत्र, ये सारे तंत्र होते हैं। अब पाचन तंत्र में दो प्रकार के होते हैं। पहला आहार नाल, दूसरा होता है पाचक ग्रंथि। तो इसके बारे में पहले डिटेल किया जाएगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि पाचन क्या होता है। देखिए, भोजन का पाचन आप जानते हैं कि कोशिकाएं जो होती है काफ़ी छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी। इसको ऊर्जा की जो मात्रा होती है काफ़ी छोटी छोटी कण के रूप में इसे ऊर्जा चाहिए होता है। अब इतना बड़ा बड़ा तो हम भोजन करते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो इस सब को छोटे छोटे कणों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन का सिंपल सा अर्थ है जटिल अणु को सरल अणु में बदल देना। थूर के, पीट के, चबा के, पचा के, एंजाइम्स में छोड़ के, कैसे भी करके जटिल अणु को सरल अणु में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने भोजन लिया, मुंह में पकड़ के खूब थूर दिया, चबा दिया, तो किस लिए चबाते हैं? ताकि भोजन जटिल अणु से कहाँ बदल जाए? सरल अणु में, और इसको हमारी कोशिकाएं आसानी से पाचित कर लें। तो भोजन का पाचन मतलब सिंपल सा अर्थ है जटिल अणु को सरल अणु में बदल देना। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमारी शरीर के कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का पाचन बहुत जरूरी है। यदि भोजन का पाचन ना हो तो हमारी शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त ना होगा, और ऊर्जा जब प्राप्त ना होगा तो उत्तक को ऊर्जा ना मिलेगी। उत्तक से हमारा शरीर अच्छे से ना चल पाएगा। तो जटिल अणु को सरल अणु में बदलना पाचन कहलाता है। पॉइंट नंबर 2 समझिएगा, कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्ति के लिए किसका भोजन का पाचन बिल्कुल जरूरी है। तीसरा, भोजन का पाचन जो है भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया है, मतलब फिजियो एंड केमिकल दोनों प्रक्रिया है भोजन का पाचन। जैसे मान लीजिए आपने मुंह में भोजन लिया, पकड़ के खूब जगह थूर दिए, चाव माव करके चबा दिए, तो ये क्या हो गया? फिजिकली शरीर से कर रहे हैं, दांत से कर रहे हैं, तो फिजिकल हुआ। और अंदर जब जाता है भोजन तो उसमें बहुत प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं, जिससे भोजन के पाचन की गति जो होती है काफ़ी एक्सेलरेट हो जाती है, काफ़ी तेज हो जाती है। तो वहाँ की कौन सी प्रक्रिया? वो केमिकल प्रक्रिया हुआ। तो भोजन का पाचन भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया दोनों है। तो भोजन का पाचन आपको समझ में आ गया। क्विक रिवीजन कर लिए। भोजन का पाचन मतलब जटिल अणु को, मतलब बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में बदल दें। जैसे मान लीजिए पत्थर तोड़े जाते हैं और वहाँ से जो गिट्टी बनता है, मशीन में डाल के बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे गिट्टी के रूप में तोड़ा जाता है। तो उसी प्रकार ठीक भोजन बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भोजन का जो पाचन है वो फिजिकल एंड केमिकल, मतलब फिजियो एंड केमिकल, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया दोनों है। शरीर के कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा जरूर हमें चाहिए। ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो भोजन से। तो अब आइए थोड़ा जानते हैं हमारे जो पाचन तंत्र होता है इसमें कौन कौन से अंग आते हैं। तो पाचन तंत्र में 2 अंग आएंगे। पहला आएगा आहार नाल, दूसरा आएगा पाचक ग्रंथि। आहार नाल बोले तो एलिमेंट्री कैनाल, और कैनाल माने क्या होता है? नहर, बिल्कुल नहर टाइप होता है, इसीलिए इसको हम आहार नाल बोलते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। दूसरी होती है पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ग्लैंड क्या करती है? ये एंजाइम्स को छोड़ती है, और यह एंजाइम जाके भोजन में मिलते हैं, जिससे भोजन के पचने की दौर और तेज हो जाती है, भोजन के कण छोटे छोटे होने लगते हैं। तो आहार नाल की लंबाई टोटल होती है 32। एक बार रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि आहार नाल की संपूर्ण लंबाई कितनी होती है? तो मुंह से लेकर गुदा तक आहार नाल की टोटल लंबाई होती है 32 फीट। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में खुद पूछा जाता है, मुरा अंदर तक खुदाई करेगा तब पूछेगा। आहार नाल में कौन कौन से आते हैं? पहला आएगा मुंह के बाद ग्रासनली के बाद आमाशय के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद होता है गुदा। उसके बाद पाचक ग्रंथि में कौन कौन आता है? तो लार ग्रंथि, लीवर और प्लस पित्त, उसके बाद अग्न्याशय, और आंत ग्रंथि। आंत में बहुत प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, जिसे मतलब जो एंजाइम छोड़ता है और भोजन आसानी से पचता है। ये है मुंह का फोटो मैंने ना बनाया है, ये है ग्रासनली, ये है आमाशय,
ये वाला है, ये वाला है लीवर, ये वाला है पित्ताशय, ये वाला अग्न्याशय, ये वाला छोटी आंत, ये वाला बड़ी आंत, ये वाला गुदा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से चला जाएगा पहला टॉपिक मुंह के बारे में। तो आहार नाल का पहला भाग जो होता है वो होता है मुंह। मुंह या मुख गुहा इंग्लिश में बोलते हैं माउथ या ओरल या बॉकल कैविटी। कैविटी यानी गुहा। गुहा का मतलब क्या होता है? जिसका अंदर वाला भाग खाली हो, जैसे ये देखें खाली है तो ये गुहा हुआ। उसी प्रकार उदर गुहा या स्टोमक या आमाशय उसमें भी खाली होता है, जहाँ भोजन जाकर रहता है तो वो भी एक प्रकार का गुहा। गुहा माने गुफा टाइप का जो खाली हो, उसको हम लोग गुहा बोलते हैं। और मुंह में 3 चीज़ होते हैं, पहला दांत, दूसरा जीभ, तीसरा लार ग्रंथि। तो मुंह में 2 दांत होते हैं। दांत के बारे में मैं अलग एक वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा। दांत की संरचना कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंग मतलब उसके वर्क फंक्शन कौन कौन से होते हैं, वो अलग मैं वीडियो बना के उसमें आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जीभ के बारे में समझ लेते हैं। जीभ के ऊपर ना कई हजार स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो हमें स्वाद का एहसास कराती हैं। तो जीभ का जो अग्र भाग होता है, आगे वाला भाग, वो हमें मीठे भाग का एहसास कराता है, मीठे स्वाद का एहसास कराता है। जो पीछे वाला भाग होता है वो हमें कड़वा यानी बीटर का एहसास कराता है। और तीसरा जो होता है पार्श्व भाग माने लिटरल साइड, यह हमें खट्टे का एहसास कराता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जीभ का आगे वाला भाग, तो आगे वाला भाग याद रखिएगा मीठे स्वाद का, पीछे वाला भाग कड़वा स्वाद का, और साइड वाला भाग खट्टे स्वाद का। जैसे आपने दवा खाया होगा, आगे रखिएगा तो ज़्यादा कड़वा लगता है, जब वो पीछे जाता है तो बड़ा कड़वा लगता है, हम जल्दी से घोंट लेते हैं, पानी पी लेते हैं। और आगे वाला भाग मीठे का, पार्श्व वाला खट्टे का। जीभ का बस इतना ही काम होता है और भोजन को अंदर की ओर सरका देती है। अब बच जाता है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि का इंपोर्टेंट भोजन के पाचन में काफ़ी ज़्यादा है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन से उसका नाम है? तो पैरोटी लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि और सबमैंडिबुलर। जो सांप में जौहर होता है वो पैरोटी लार ग्रंथि के कारण होता है, और बाकी जो 2 है सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। जो मदारी वाले खेल आते हैं वो क्या करते हैं, उसका पैरोटिड जो लार उसको निकाल देते हैं। अब वो सांप डसेगा भी तो किसी को कुछ फर्क ना पड़े, क्योंकि पॉइजन वाला जो लार ग्रंथि है पैरोटिड वो तो बाहर आ गया है। तो इसीलिए मदारी वाला खेल सांप को पकड़ लेता है, दूसरे को भी पकड़ा देता है, पहना देता है, किसी को कोई खतरा नहीं होता है। अब मुंह में जो होता है लार, वो एक दिन में 1.5 से 2 लीटर लार का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए आप लोटा लीजिए, भर दिन उसी में थूकिए और थूक के तौलिएगा तो 1.5 से 2 लीटर उसका वजन आएगा। बच्चों में तो कुछ ज़्यादा ही लार पाए जाते हैं। क्यों पाया जाता है ये आगे आपको समझ में आएगा। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। एक दिन में कितना लार का निर्माण होता है? तो 1.5 से 2 लीटर। अब आते हैं एंजाइम्स के बारे में। जो लार से एंजाइम्स निकलते हैं, पहला निकलता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है, जो हम भोजन करते हैं, जो भोजन के साथ जो कीटाणु जाते हैं इसको मार देता है, इसीलिए इसे जीवाणुनाशी बोला जाता है। मान लिया आप कोई काम कर रहे हैं, कोई ला के मिठाई दिए, का है जी, तो मिठाई ऐसे लिया, सराक दे निकल लिया। अब हाथ में जो कीटाणु गए हैं, सारा कीटाणु कहाँ चला गया? अंदर। अभी ये बेचारा वेट करता है, लाइसोजाइम क्या हो बेटा, आप ही का वेट कर रहे हैं, उसको लेके ही समाप्त कर देता है, जीवाणुओं को मार देता है। बच्चे, जो छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं, वो कहीं भी खेलते रहते हैं, मिट्टी में धूल में खेलते रहते हैं। अब धूल में मिट्टी लगा होता है, उसको कुछ खिलाइएगा पूरा धूल से ही चाट जाएगा मिठाई। अब जब चाटेगा तो पूरा कीटाणु अंदर चला जाएगा, और जब अंदर जाएगा तो इसकी सफाया कौन कर देगा? लाइसोजाइम। इसीलिए बच्चों में लार ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे बच्चे तो दिन भर लार चुआते रहते हैं, देखिएगा तो उसकी मम्मी क्या करती है, यहाँ पे वो कपड़ा बांध देगी ताकि दिन भर लार यहीं पे चुआए। चाहे हम लोग देहात एरिया में बच्चे को लकड़ी का खिलौना, जिसे हम लोग बोलते हैं मुँह चूसनी मिठाई, वो पकड़ा के मुँह में पकड़ा के दिन भर उसी को चापेगा और लार ना चुआएगा। तो ये लाइसोजाइम जो होता है जीवाणुओं का नाश कर देता है। दूसरा टाइलिन। टाइलिन जो एंजाइम्स होता है ये मोंड या स्टार्च को पचाता है। मोंड या स्टार्च को हम आम भाषा में बोलते हैं चोकर। देखिए आटे को आप कितना ही चाल दीजिए, कितना ही महीन पिसवा दीजिए, लेकिन उसमें चोकर रह ही जाएगा। चोकर ना हो तो भोजन का पाचन नहीं होगा। आप 4-5 रोटी खा लीजिए, आराम से पचा दीजिएगा। अब मैदा के 4-5 रोटी खाइएगा, ना पचेगा, पेट सीधा लोटा लेकर दौड़ते रहिएगा, आइएगा जाइएगा, आइएगा जाइएगा। तो चोकर का रहना बड़ा जरूरी है। तो मोंड या स्टार्च को हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? चोकर। तो चोकर का पाचन कर देता है, कौन कर देता है? टाइलिन है। टाइलिन कहाँ होता है? मुंह में। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, चाहे रेलवे वगैरह में भी, कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो याद रखिएगा, भोजन का जो पाचन होता है ये मुंह से ही शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से? तो मुंह से ही शुरू हो जाता है।
क्योंकि टाइलिन जो होता है ये स्टार्च या मंड या चोकर को मुँह में क्या कर देता है, पचा देता है। तो मंड या स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, टाइलिन। टाइलिन करता है, टाइलिन कहाँ पाए, तो मुंह में। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, मुंह से, और अंततः कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में। आगे मैं आपको बताऊंगा। तीसरा जो होता है म्यूकस, ये म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। जैसे भोजन आपने लिए मुंह में, आप पकड़ के दांत से पकड़ कर थूर दिए, सारा उसी में लार मिला, भोजन हो गया चिपचिपा। ये भोजन चिपचिपा किसके कारण होता है, म्यूकस के कारण। जैसे आपने देखा होगा कभी खाना खा रहे हैं, भूजा वगैरह चाहे कुछ भी, आप पकड़ के पूरा चबा रहे हैं, और चबाने के बाद जब पता चलेगा मुंह दांत तोड़े को पड़ गया कंकड़, जब उसे निकालिएगा तो भोजन चिपचिपा रहता है। क्यों चिपचिपा रहता है, क्योंकि भोजन में क्या मिल चुका है, म्यूकस। तो म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा बनाने से क्या होता है, अंदर की ओर आसानी से ही सरक जाता है। अगर भोजन कभी आप करते होंगे, सूखा खाना खाते होंगे, चिपचिपा ना बन पाता है, जल्दीबाजी। मान लिए कहीं गए शादी में, रसमलाई गोलगप्पा पूरा देखे लगे फ्री का माल है, पूरा लगे दबोरने, पूरा यहाँ पे लाइएगा अटक जाएगा, क्योंकि भोजन अच्छा से चिपचिपा नहीं बन पाता। क्यों, क्योंकि म्यूकस की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है। तो मुंह से यही सारे मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुंह से यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 1 से 1.5 लीटर डेली लार बनता है। कौन कौन लाइसोजाइम एंजाइम बनता है जो जीवाणुओं को नाश करता है, टाइलिन स्टार्च या चोकर का पाचन करता है, म्यूकस जो भोजन को चिपचिपा बना देता है। और जब भोजन चिपचिपा बन जाता है तो इस भोजन को हम कहते हैं बोलस। और यही बोलस ग्रसनी में, ग्रास नली में जाता है। तो जब भोजन में चबाने के बाद म्यूकस नामक एंजाइम मिल जाएगा, अब भोजन जब चिपचिपा हो जाएगा तो उस भोजन को हम क्या कहते हैं, बोलस। अब यह भोजन ग्रास नली में जाएगा, ग्रास नली से आमाशय में जाएगा। तो आइए अब जानते हैं ग्रास नली के बारे में। अब आइए जानते हैं, भोजन जब मुंह में जो एंजाइम्स था म्यूकस, ये जब उसे चिपचिपा बना दिया तो इस भोजन को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। और जब यह भोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलस। अब यह बोलस ग्रास नली के सहारे आमाशय में आता है। तो ये ग्रास नली अब समझेंगे, ग्रास नली जो कि आहार नल का दूसरा भाग है, जिसको इंग्लिश में ओसोफेगस बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रास नली। सीबीएसई बोर्ड वाले क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। तो देखिए ग्रास नली पाचन तंत्र में एक ऐसा अंग है जहां भोजन का पाचन नहीं होता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्योंकि पाचन तंत्र में एक ऐसा मात्र अंग है जहां भोजन का पाचन नहीं होता है, जिसका नाम है ग्रास नली। जब पाचन नहीं होता तो करता क्या है, तो यह भोजन को धीरे धीरे यहाँ से धीरे धीरे आमाशय की ओर ढकेलता है। लेट सपोज अगर ये ग्रास नली ना होता तो मुंह से ढबाक दे भोजन कहाँ आता, आमाशय में। आमाशय चला जाता है लीवर के पास, शरीर का सारा एनाटोमी, शरीर की सारी संरचना बिगड़ जाता है। तो ग्रास नली क्या करता है, मुंह से भोजन को, जिसे हम बोलस कहते हैं, क्योंकि म्यूकस नामक एंजाइम मिल गया, भोजन चिपचिपा हो गया, उस चिपचिपे भोजन को हम क्या कहते हैं, तो बोलस कहते हैं। अब यह बोलस ग्रास नली में धीरे 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 सरक के कहाँ तक आता है, आमाशय में। इस धीरे धीरे ढकेलने की, सरकने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। तो ग्रसनी का एक, ग्रास नली का एकमात्र यही काम है कि भोजन को, जो बोलस है, इसको आराम आराम से कहाँ तक लेके आना, आमाशय तक। अगर लेट सपोज आमाशय ना होता, बाड़का एगो कसार लील लिए तो मुंह से ढबाक दे गिरेगा कहाँ पे, आमाशय में। आमाशय चला गुर्दा के पास, गुर्दा चलेगा लीवर के पास, लीवर चलेगा छोटी आंत के पास, शरीर की सारी संरचना बिगड़ जाएगी। तो ये ग्रास नली का एक ही काम है कि ये भोजन को आराम आराम से धीरे धीरे लाता है कहाँ पे, आमाशय में। और आमाशय ही में ही सबसे ज़्यादा भोजन तकरीबन 4 घंटा तक रहता है। तो आमाशय के बारे में अभी डिटेल हम करेंगे। अभी मेरा मेन फोकस कहाँ रहेगा, तो ग्रास नली पे। देखिए भोजन का पाचन एक जटिल प्रक्रिया है। अब इसमें आप सिर्फ प्राइम फोकस कीजिए भोजन के पाचन पे। किताबों में क्या रहता है कि वहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट देगा, वसा देगा, प्रोटीन दे देगा, वो सब देखिए, वो सब इसमें समझिएगा तो फिर पाचन तंत्र नहीं समझ में, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसीलिए वो सब को हम न्यूट्रिशन पार्ट में, पोषण पार्ट में क्लियर कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब का। अभी आप रफली प्राइम फोकस कीजिए, मुख्य फोकस कीजिए सिर्फ और सिर्फ किस पे, भोजन के पाचन पे। अगर उसको समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाए। किताबों में यही रहता है, किताबें में पाचन भी दे देगा और ये जो न्यूट्रिशन है, पोषण, इसको भी उसी में घुसा देगा। बस आदमी को कन्फ्यूजिंग क्रिएट हो जाएगा। तो उसको हम अलग चैप्टर में, न्यूट्रिशन पार्ट में, पोषण पार्ट में, वहाँ पे पढ़ा जाएगा। तो ग्रास नली क्या करता है, भोजन को धीरे 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 सरका के आमाशय तक लाता है, और आमाशय में ही तकरीबन भोजन 4 घंटा तक रहता है। तो ग्रास नली क्या करता है, ग्रास नली को भोजन
इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, यह भोजन को ढकेलता है। जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन का एक देहाती एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। कोलगेट जब खत्म होता है तो हम लोग क्या करते, देहात एरिया वाले लोग धीरे से ऐसे धीरे से फक, तो फिर ढक, तो फिर थोड़ा सा, फिर ढक लेंगे तो फिर थोड़ा सा, फिर ढक लेंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा निकलता है। ठीक वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रमाकुंचन। इसी तरह जैसे आप गेहूं पिसवाने जाते होंगे तो देखिएगा बड़ा सा एक बात होता है, टब होता है, उसमें गेहूं रखा जाता है, लेकिन उसका मुंह देखिएगा नीचे, मुंह एकदम पतला होता है। पतला करके धीरे धीरे उसमें से गेहूं गिराया जाता है। जितना गेहूं धीरे धीरे गिरेगा उतना ही गेहूं अच्छा से पीसेगा, महीन पीसेगा। एक बार पूरा मुहवा खोल दिया, भड़बड़ा के सारा गिर जाएगा, गेहूं मतलब गेहूं महीन ना पीसा जाएगा, तो उसका मुंह एकदम पतला किया जाता है। ठीक उसी प्रकार यह भोजन को धीरे 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 गिरा के कहाँ लाता है, अमाशय में, और अमाशय में तकरीबन 4 घंटा तक भोजन रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक मैंने आपको ग्रास प्रणाली तक बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसमें क्या रहेगा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पित्ताशय और अग्न्याशय और गुदा। तो यहाँ तक आपको समझ में आई होप कि आ गया होगा। एक मेरा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमाशय से, ऑप्शन नंबर बी मुंह से, ऑप्शन नंबर सी ग्रास प्रणाली से, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत से। तो आई होप ये अब सब आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपना फीडबैक जरूर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया है। और ये नेता टाइप आधा अधूरा काम ना करेंगे, आप सब्सक्राइब के साथ साथ घंटा भी दबा लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे।